Assalamu alaikum students. Today our topic for discussion is viruses. तो आज हम लोगों ने वायरसेस को डिस्कस करना है। जो एक्चुअल हमारा चैप्टर है ये वायरोलॉजी के ऊपर है, वायरसेस के ऊपर है। तो अगर हम वायरस की बात करें तो जो वर्ड वायरस है, जो वर्ड आपको वायरस नज़र आ रहा है, ये लेटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है और लेटिन वर्ड दैट इज़ वेनम, और वेनम को हम पॉइजनस फ्लूइड के तौर पर लेते हैं। अब दैट इज़ एटमोलॉजी ऑफ वर्ड वायरस। एक ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ नॉन एज वायरोलॉजी। वायरोलॉजी वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस, यानी कि ऐसी ब्रांच जो वायरसेस की स्टडी को डील करती है, इसको हम वायरोलॉजी का नाम देते हैं। अब अगर हम वायरसेस के ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करें, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वायरसेस, जो पुराना कॉन्सेप्ट था वायरसेस का, कि अगर आप एक सदी पीछे चले जाते हैं, 1 सेंचुरी बिफोर, आप देखें 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी है, तो बेसिकली 19th सेंचुरी की बात की गई है, क्योंकि 20वीं सदी निकाल दें, एक सदी निकाल दें, तो 19th सेंचुरी में दो साइंटिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 दैट इज़ लुईस पास्चर, और लुईस पास्चर इसका अगर मैं टेन्योर की बात करूं, इसके लाइफ स्पैन की मैं बात करूं, तो 1822 से लेकर 1895 तक, यानी कि 1822 इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1895 इसकी डेथ डेट है। इसी तरह से रॉबर्ट कोच है, ये अगले चैप्टर में हम डिटेल से इस साइंटिस्ट का डिस्कस करेंगे। इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी और ये चैप्टर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल रॉबर्ट कोच का अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 1843 से लेकर 1910। अब ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बहुत डिटेल्ड काम किया हुआ है। पास्चर किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, चूँकि स्टूडेंट को नॉर्मी तौर पर पास्चर का पता ही है, लुईस पास्चर का, पास्चराइजेशन के हवाले से। तो इन साइंटिस्ट का जब दौर था, यानी कि 19th सेंचुरी थी, 19वीं सदी में ये माना जाता था कि वायरसेस को जनरली तौर पर पॉइज़न के तौर पर लिया जाता था, जहर के तौर पर लिया जाता था, और ये माना जाता था कि ये पॉइज़न जिस ऑर्गेनिज़म को लग जाएगी उस ऑर्गेनिज़म के अंदर ये डिज़ीज़ काज करेगी, और डिज़ीज़ काज करने के बाद अल्टीमेटली ये पॉइज़न डेथ काज करती है। देखें जो वायरसेस है, वायरसेस का जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो चूँकि इनकी जो सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मौजूद नहीं थी, तो डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में, इनको वायरसेस के बारे में पता नहीं था। ये सिर्फ इनकी सेंचुरी में वायरस को पॉइज़न के तौर पर लिया जाता था, और वो पॉइज़न अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखें 3 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको वायरसेस बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं, या आप कह लें कि 3 तरह के सेल हैं जिनके अंदर वायरसेस बेसिकली रेप्लिकेट करते हैं। नंबर 1 दीज में भी एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल वायरसेस एनिमल सेल के अंदर रेप्लिकेट करेंगे। नंबर 2 प्लांट सेल हो सकते हैं, चूँकि प्लांट वायरसेस प्लांट सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। नंबर 3 बैक्टीरियल सेल हो सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल हो सकते हैं, तो बैक्टीरियल जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहरहाल जी ये था पुराना कॉन्सेप्ट, के पुराने कॉन्सेप्ट के मुताबिक वायरस बेसिकली पॉइजन है। अगर हम न्यू कॉन्सेप्ट की बात करें, दैट इज़ वायरसेस के जो नया कॉन्सेप्ट है, जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है, अब वायरसेस को इंटायरली डिफरेंट एंटाइटीज़ के तौर पर, इंटायरली डिफरेंट पार्टिकल्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। अच्छा, वायरसेस ऐसे पार्टिकल हैं जिनके अंदर बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, यानी कि वायरसेस डीएनए वायरसेस भी हो सकते हैं, वायरसेस आरएनए वायरसेस भी हो सकते हैं, चूँकि न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स, और बेसिकली ये जो न्यूक्लिक एसिड होगा, इन न्यूक्लिक एसिड को प्रोटीन का जो कोट है ये सराउंड कर रहा होगा। तो दैट इज़ प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वायरसेस। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वायरसेस सिर्फ रेप्लिकेट करते हैं लिविंग होस्ट के अंदर, लिविंग सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, नॉन लिविंग जगह पे ये बेसिकली रेप्लिकेट नहीं करते, और नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर या किसी नॉन लिविंग जगह के ऊपर ये बेसिकली क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी वजह से वायरसेस को बॉर्डर लाइन पे रखा जाता है, दरमियान में रखा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग। ना ये लिविंग के तौर पर अज्यूम किए जाते हैं, ना ये नॉन लिविंग के तौर पर अज्यूम किए जाते हैं। ये खैर आपकी बुक के मुताबिक है, जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक हम वायरसेस को लिविंग के तौर पर कैटेगराइज कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम चूँकि आपकी बुक को फोकस कर रहे हैं, तो इनके कुछ करैक्टर्स हैं जो नॉन लिविंग से रिजेंबल करेंगे, कुछ करैक्टर्स हैं जो इनके लिविंग से रिजेंबल करेंगे। इसी वजह से इनको हम बॉर्डर लाइन पे रखते हैं कि एक साइड पे लिविंग हम रख लेते हैं, दूसरी साइड पे हम नॉन लिविंग रख लेते हैं। तो जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे ये जिंदा हो जाएंगे, रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे, मेटाबोलाइज करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही ये किसी नॉन लिविंग सरफेस पे जाते हैं ये डेड हो जाएंगे, या ये रेप्लिकेट करना बंद कर देंगे, या अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करना
बंद कर देंगे। अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ चलें, डिफाइन करें वायरसेस को, तो बेसिकली हम वायरस को डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स में बता देता हूं कि दीज आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल। एक तो बात याद कर लें, ये ए सेलुलर हैं, ये नॉन सेलुलर हैं, इनकी जो बॉडी है ये सेल पर मुश्तमिल नहीं होती। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये इन्फेक्शन काज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं कि दीज आर नॉन सेलुलर इन्फेक्टियस पार्टिकल, सेकंड अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो दे कंटेन डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल दैट इज एंक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड। यानी कि इनका जेनेटिक मटेरियल जिस तरह अभी मैंने डिस्कस किया है कि डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। कुछ वायरसेस हैं जो डीएनए वायरसेस हैं, कुछ वायरसेस हैं जो आरएनए वायरसेस हैं। ये जैसे जैसे चैप्टर चलता जाएगा वैसे वैसे आपको समझ आती जाएगी। और इस जो न्यूक्लिक एसिड है इसको बेसिकली प्रोटीन का कोट कवर कर रहा होगा। थर्ड अगर मैं पॉइंट की बात करूं डेफिनेशन के, तो दे यूज बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ देयर होस्ट फॉर देयर ऑन रेप्लिकेशन। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात याद कर लें, वायरसेस के पास अपनी खुद की कॉपीज बनाने के लिए मशीनरी मौजूद नहीं होती। अब बायोसिंथेटिक मशीनरी का मतलब क्या हुआ, देखें सिंपल मैं बता देता हूं। आपके पास जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, यानी कि आपके पास डीएनए होना चाहिए। दूसरी बात आपके पास एंजाइम्स होने चाहिए। तीसरी बात आपके पास राइबोसोम्स होने चाहिए। तो दैट इज बायोसिंथेटिक मशीनरी। बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने बता दिया। तो वायरसेस के पास अपने राइबोसोम्स नहीं होते, वायरसेस के पास एंजाइम्स तो किसी ना किसी हद तक मौजूद होते हैं, लेकिन बेसिकली इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते। दूसरे जो ट्रांसफर आरएनए उस तरह के मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होते। इसी वजह से ये डिपेंडेंट होते हैं होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर, ताकि अपनी खुद की कॉपीज प्रोड्यूस की जाए। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन बड़े आसान तरीके से करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई पेज कॉपी करवाना है, फोटो कॉपी करवाना है, तो जारी बात है आपके पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके पास होनी चाहिए फोटो कॉपी करवाने के लिए। एक तो फोटो कॉपियर मशीन होनी चाहिए, दूसरा आपके पास पेजेस होने चाहिए। अब जारी बात है हमारे पास नहीं होते, तो हम फोटो कॉपी शॉप के पास जाते हैं, फोटो कॉपियर वो उस जो पेज है उसकी फोटो कॉपी करता है, चूँकि उसके पास मशीनरी मौजूद है। और वायरसेस के पास बेसिक रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं है अपनी खुद की रेप्लिकेशन करवाने के लिए। तो ये अल्टीमेटली होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर डिपेंड करेगा अपनी खुद की कॉपीज प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब ये जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है, ये जब हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज डिस्कस करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि बायोसिंथेटिक मशीनरी होती क्या है और ये कैसे बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं डेफिनेशन के, तो दे काज डिजीज इन देयर होस्ट। ये मैंने पहले डिस्कस किया कि वायरसेस बेसिकली अपने होस्ट के अंदर डिजीज काज करते हैं, बीमारियां काज करते हैं, और अल्टीमेटली ये होस्ट की डेथ भी काज कर सकते हैं। ये मैंने कहा है बी काज कर सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता कि वायरस होस्ट की डेथ काज करे, लेकिन बहरहाल वायरस नॉर्मी तौर पर अपने होस्ट के अंदर डिजीज काज करता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली इनके अंदर मैकेनिज्म होता है कि दे एफिशिएंटली ट्रांसफर देमसेल्फ टू द नेक्स्ट होस्ट, के अच्छे तरीके से ये ट्रांसफर करवा सकते हैं नेक्स्ट होस्ट पे। अब अगर हम हिस्ट्री ऑफ वायरसेस की बात करें कि किन किन साइंटिस्ट ने, ये ब्रीफ हिस्ट्री है, सारी बात है, एफएससी है, स्टार्टिंग लेवल है, इतना डिटेल से हम नहीं डिस्कस करते। लेकिन बहरहाल अगर हम जनरल हिस्ट्री की बात करें जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई है कि बहुत सी वायरल डिजीजेज हैं कॉमनली तौर पर जो सेंचुरी से लोगों को पता था, और पता कैसे था कि जब ये हिस्ट्री में डिस्कस करूंगा उसमें आपको समझ आ जाएगी। अगर हम नंबर 1 साइंटिस्ट की बात करें, दैट इज़ वर्क ऑफ एडवर्ड जेनर। चूँकि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट वैक्सीन है ये अगेंस्ट वायरल डिजीज़ बनाई गई थी, और दैट इज़ स्मॉल पॉक्स। तो वायरल और जो दैट इज़ इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस एडवर्ड जेनर ने कैरी आउट करवाया था। बेसिकली जिस तरह चैप्टर नंबर 1 में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि एडवर्ड जेनर के पास मिल्क मेड आती थी और ये कहती थी कि हमें एक बीमारी हो जाती है दैट इज़ नॉन एज कॉपॉक्स, लेकिन हमें कभी ज़िंदगी में बीमारी नहीं हुई, दैट इज़ स्मॉल पॉक्स। और ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है वैक्सीनेशन का, ये एडवर्ड जेनर ने इंट्रोड्यूस करवाया। और इसने बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटेशन है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जो कहानी मिल्क मेड ने सुनाई थी, इसने 1796 में इसके गार्डनर का बॉय है दैट इज़ जेम्स फिप्स, और ये 8 साल का बच्चा है। बेसिकली इस लड़के के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट आउट किए गए, और कंडक्ट आउट करने के बाद इसने पूरा डिटेल्ड जो प्रोसीजर है वैक्सीनेशन का वो
बताया कि कैसे वैक्सीनेशन की जाती है, और वैक्सीनेशन करने के बाद इसने 23 पर्सनस को वैक्सीनेट किया, 23 लोगों को वैक्सीनेट किया, इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट करवाया। तो सेकंड अगर मैं बात करूं वर्क ऑफ चार्ल्स चैम्बरलैंड, चैम्बरलैंड की अगर हम बात करें तो चैम्बरलैंड अगेन पास्चर का एसोसिएट था, पास्चर का साथी था, पास्चर का आप कह सकते हैं कोवर्कर था, साथ में काम कर रहा था। और 1884 में इसने ये चीज़ डिस्कवर की कि बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते पोर्सलिन फिल्टर से, ये बात मानी जाती थी। देखें अब भी बैक्टीरिया नॉर्मली तौर पर आपके जो फिल्टर पेपर हैं उनको पास, या जो मेम्ब्रेन फिल्टर है उनको पास नहीं करते। अब चार्ल्स चैम्बरलैंड को ये बात इस बात का पता चलाया कि बेसिकली जो पोर्सलिन फिल्टर है, पोर्सलिन फिल्टर स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर है, इनको हम चैम्बरलैंड फिल्टर भी कहते हैं, या इनको हम पास्चर चैम्बरलैंड फिल्टर का भी नाम देते हैं। इसकी पूरी स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। इन पोर्सलिन फिल्टर से बैक्टीरिया नहीं पास कर सकते, यानी कि बैक्टीरिया फिल्ट्रेट में नहीं आएंगे। चूँकि आप लोगों को पता है कि जो चीज़ फिल्टर होकर नीचे कलेक्ट हो रही होती है उसको हम फिल्ट्रेट का नाम देते हैं, और जो चीज़ बाहर रह जाती है, पीछे रह जाती है, फिल्टर नहीं होती, उसको हम रेजिड्यू का नाम देते हैं। अब फिल्ट्रेट में नॉर्मली तौर पर बैक्टीरिया नहीं आते, इसका मतलब है बैक्टीरिया पोर्सलिन फिल्टर को पास नहीं करते। लेकिन चैम्बरलैंड ने ये फाइंड किया कि वो एजेंट जो रेबीज काज कर रहा है, रेबीज बीमारी है, इसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। आप लोगों को पता है जो रैबिड डॉग है, पागल कुत्ता है, इसके काटने की वजह से ये बीमारी स्प्रेड करती है। और ना सिर्फ रैबिड डॉग की वजह से, कैट्स की वजह से, फॉक्सेस की वजह से, रैट्स की वजह से, लेकिन लफ्ज़ मैं रैबिड यूज़ कर रहा हूँ। रैबिड का मतलब है कि इस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर लाजमी तौर पर रेबीज़ वायरस मौजूद हो, तभी ये वायरस आगे ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी रखते हैं टू द ह्यूमन। तो लेकिन इसने ऑब्जर्व किया चैम्बरलैंड ने कि वो एजेंट जो रेबीज़ काज कर रहा है ये क्रॉस कर जाता है, किसको क्रॉस कर जाता है? पोर्सलिन फिल्टर को। इसका मतलब ये एजेंट बैक्टीरिया नहीं हो सकता, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है, वायरसेस का साइज छोटा होता है। वायरसेस 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। इसी वजह से वायरसेस क्रॉस कर जाते हैं पोर्सलिन फिल्टर को। और इन दिनों में ये माना जाता था कि वायरसेस, जिसका मैंने पहले डिस्कस किया, कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, और ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस अल्टीमेटली डिजीज काज करते हैं अपने होस्ट के अंदर। ये जो अनसीन फिल्टरेबल एजेंट्स थे जो ये एक पर्टिकुलर डिजीज काज करें, फॉर एग्जांपल रेबीज काज करें, इनको फिर फिल्टरेबल वायरसेस का नाम दिया गया, और आज हम कॉमनली वायरसेस का लफ्ज यूज करते हैं। तो दैट इज फर्स्ट वर्क अबाउट डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, दैट इज चार्ल्स चैम्बरलैंड। लेकिन अगर आप प्रॉपर साइंटिस्ट का नाम लें जिसने प्रॉपर वायरस को डिस्कवर किया, तो दैट इज इवानोस्की। तो थर्ड हम साइंटिस्ट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज वर्क ऑफ इवानोस्की। 1892 में इवानोस्की ने एक एजेंट डिस्कवर किया जो एक डिजीज काज कर रहा था टोबैको प्लांट के अंदर, दैट इज टोबैको मोज़ाइक डिजीज। और जो एजेंट ये डिजीज काज कर रहा है, दैट इज TMD, टोबैको मोज़ाइक डिजीज, दैट इज TMV, टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो टोबैको मोज़ाइक वायरस बीमारी काज करता है टोबैको प्लांट के अंदर, दैट इज टोबैको मोज़ाइक डिजीज। अब इसने ये चूँकि चैम्बरलैंड का काम पब्लिश हो चुका था, तो इसने देखा, इसने कहा कि आया ये जो बीमारी है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है। तो इसने क्या किया कि वो प्लांट लिया जो इन्फेक्टेड है TMD से, यानी कि टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ से। इसके लीफ लिए, लीफ को इसने ग्राइंड किया, पीसा, पीसने के बाद इसने इस मटेरियल को, जो ग्राइंड मटेरियल है, इसको फिल्टर किया। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़िल्टर कर लिया जाए, क्योंकि अगर फ़िल्टर कर लेंगे तो हम बेसिकली इस मटेरियल को पाक कर रहे हैं बैक्टीरिया से। तो फ़िल्टर करने के बाद जो फ़िल्ट्रेट ऑब्टेन हुआ, ज़ाहिर बात है ये फ़िल्ट्रेट बैक्टीरिया फ्री फ़िल्ट्रेट होगा, चूँकि हम लोगों ने फ़िल्टर कर लिया है। तो इस बैक्टीरिया फ्री फ़िल्ट्रेट को अब इसने अप्लाई किया लीव्स ऑफ हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर, कि ये चेक किया जाए कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या ये वायरल डिजीज़ है। चूँकि अगर बैक्टीरियल डिजीज़ होती, चूँकि हम लोगों ने फ़िल्टर कर लिया है, तो इस फ़िल्ट्रेट के अंदर बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, ये बीमारी नए प्लांट को नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इसने ये बैक्टीरिया फ्री फ़िल्ट्रेट अप्लाई किया हेल्दी लीव्स के ऊपर, टोबैको प्लांट के ऊपर, तो टोबैको प्लांट को भी डिजीज़ हो गई। जो टोबैको लीव्स से, दैट इज़ जो हेल्दी प्लांट था, दैट इज़ टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एजेंट ये जो बीमारी काज कर रहा है, दैट इज़ टोबैको मोज़ाइक डिजीज़, दैट इज़ अ वायरल एजेंट, और ये डिजीज़ वायरल डिजीज़ है। अब जब इसने डिस्कवर कर लिया वायरसेस को फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसके अलावा बहुत से अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डिस्कवर हुए जो डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं ह्यूमन के अंदर एज वेल एज एनिमल्स के अंदर एज वेल एज प्लांट्स के अंदर।
तो फुट एंड माउथ डिजीज़ है, ये 1898 में बेसिकली दैट इज़ वायरल डिजीज़, और ये बेसिकली जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं 5 साल से छोटी उम्र के, उनके अंदर मोस्टली तौर पर ये बीमारी पाई जाती है, और ये फैटल डिजीज़ है, जानलेवा बीमारी है, डेथ भी काज कर सकती है। और इस बीमारी में बेसिकली अगेन लीजन्स फॉर्मेशन होती हैं, छाले बनते हैं, जिस तरह हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स की बात की हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें येलो फीवर की, तो येलो फीवर अगेन वायरल डिजीज़ है। इसका जो एजेंट है ये 1901 में डिस्कवर हुआ। और येलो फीवर की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये एक्यूट हेमरेज वायरल डिजीज़ है। हेमरेजिक आप कह सकते हैं कि इसमें बेसिकली बस्टिंग होती है आरबीसीज की, और बेसिकली जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैं, इन्फेक्टेड मॉस्किटो ये जो वायरल डिजीज़ है इसकी स्प्रेडिंग का सबब बनते हैं वेक्टर के तौर पर। जैसा मलेरिया है, मलेरिया में अगेन आरबीसीज की बस्टिंग होती है, तो इस केस में भी आरबीसीज की बस्टिंग होगी, जो कलर है वो येलो होना शुरू हो जाएगा, चूंकि खून की कमी है, तो दैट इज़ येलो फीवर। इसका भी एजेंट डिस्कवर हो गया। उसके बाद अगर हम वर्क ऑफ स्टैनले की बात करें, फोर्थ साइंटिस्ट की बात करें स्टैनले की, तो 1935 में जो स्टैनले है इसने फिल्टरेबल एजेंट को फॉर द फर्स्ट टाइम प्योरीफाई किया। इसका जो सबसे बड़ा काम है, इसने क्रिस्टलाइज किया है और सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज किया है टोबैको मोजाइक वायरस को, टीएमवी वायरस को, और इसकी क्रिस्टल्स बना ली। और क्रिस्टल बनाने के बाद जब इसका केमिकल एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि सिंपल आप कह सकते हैं केमिकल कंपोजिशन होती है वायरसेस की, कि बेसिकली वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और नॉर्मल तौर पर प्रोटीन कोट इस न्यूक्लिक एसिड को कवर कर रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस की खसूसियात की बात करें वायरसेस की, तो बेसिकली वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। तो वायरसेस बेसिकली स्मॉल इन्फेक्टियस एजेंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जा सकते हैं। तो दैट इज़ नंबर 1 करैक्टर के, ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं और इनको देखने के लिए लाजमी तौर पर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। सेकेंड अगर मैं बात करूं साइज़ की, तो इनकी अगर मैं साइज़ की रेंज की बात करूं तो 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर तक इनका साइज़ हो सकता है। अब 20 नैनोमीटर की अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ अ पैर्वो वायरस, ये स्मॉलेस्ट वायरस हैं। और उसके बाद अगर मैं 250 नैनोमीटर की बात करूं तो दैट इज़ पॉक्स वायरस। अब पैर्वो वायरस, ये पैर्वोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेसिकली एनिमल्स के अंदर, डॉग्स वगैरह के अंदर ये ट्यूमर प्रोडक्शन काज करते हैं। तो दैट इज़ रेंज ऑफ साइज़ के 20 नैनोमीटर से लेकर इनका साइज़ 250 नैनोमीटर तक हो सकता है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो दीज आर बेसिकली फिल्टरेबल एजेंट्स, जिस तरह हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि वायरसेस चूँकि 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, इसी वजह से ये पोर्सलिन फिल्टर के थ्रू पास कर जाते हैं, इसी वजह से इनको हम लोगों ने फिल्टरेबल एजेंट्स का नाम दिया। नंबर 4 अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। देखिए ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसा पैरासाइट होता है जो सिर्फ अपने लिविंग होस्ट के अंदर तो ग्रो करेगा, लेकिन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम के ऊपर लेबॉर्ट्री के अंदर इनको ग्रो नहीं करवाया जा सकता, ग्रो नहीं करता। आप जैसी मर्जी कंडीशन प्रोवाइड कर दें, जो मर्जी फूड इनको दे दें, जिस तरह का मर्जी टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, ये लेबॉर्ट्री के अंदर कल्चर नहीं करवाए जा सकते। और दूसरी बात, इनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि दीज आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट, कि लाजमी तौर पर वायरस सेल के अंदर जाके पैरासाइट होता है, आउटसाइड द सेल ये पैरासाइट का काम नहीं करता। चूंकि मैंने पहले डिस्कस किया है कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे, वायरस का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस सेल को इसने इन्फेक्ट करना है उस सेल के ऊपर वायरस के अकॉर्डिंगली रिसेप्टर्स मौजूद होने चाहिए, ताकि वायरस इन पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ अटैच हो और अटैच होने के बाद ये पेनिट्रेट करे। तो बेसिकली ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, सेल के अंदर जाके पैरासाइट्स हैं, और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, यानी कि अपने लिविंग होस्ट के अंदर सिर्फ ये ग्रो करते हैं। नंबर 5 अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो दे हैव नो मेटाबॉलिक मशीनरी, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इनके पास अपनी खुद की बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, और ये अपनी कॉपीज बनाने के लिए, अपनी रेप्लिकेशन के लिए बेसिकली ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूं तो बेसिकली ये डिजीज प्रोडक्शन करते हैं इन देयर लिविंग होस्ट। और अगर मैं 7th कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो बेसिकली वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स, के एंटीबायोटिक्स बेसिकली असर नहीं करती वायरसेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन है, एम्पिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जिनके खिलाफ वायरसेस मोस्टली तौर पर रेजिस्टेंट होते हैं।